हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम रियो समिट के बारे में बात करेंगे। तो रियो समिट होता क्या है और इसे क्यों बनाया गया है, तो ये सारी चीज़ें और इसके इम्पोर्टेंस क्या हैं और इसके इश्यूज कौन कौन से होंगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो रियो समिट जो है वो बनाया गया है, वो अलग अलग वर्ल्ड में जो समस्याएं हो रही हैं उन सभी से सॉल्यूशन उन सब का खोजने के लिए, उन सबको जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने के लिए, ठीक है। जैसे रियो समिट को जो बनाया गया है वो 1992 में इसको बनाया गया है। इसकी स्थापना जो है रियो समिट की वो 1992 में हुई थी। इसके 3 ब्रांचेस हैं। पहला है कि जैसे UNCBD, दूसरा है UNFCC और तीसरा है आपका UNCCD, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम UNCCD के बारे में बात करेंगे। UNCCD क्या है और इसका एम क्या है, इसके चैलेंजेस क्या होंगे, ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं वर्ल्ड के लिए, भारत के लिए, तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलते हैं अपना। सबसे पहले हम जानते हैं कि UNCCD है क्या। तो UNCCD, ठीक है। UNCCD का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो UNCCD का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन। मतलब कि जो पूरे वर्ल्ड में जो ज़मीनें हैं, जो लैंड है, वो डेजर्ट के रूप में कन्वर्ट हो जा रही है, मरुस्थल में बदल जा रही हैं। तो उन सब चीज़ों को कम करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे बनाया गया है, ठीक है। तो जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो जैसे हर एक जो थीम चलाई जाती है उसका, हर एक जो कैंपेन चलाई जाती है या फिर जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है उसका एक थीम होता है कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, विजन क्या है। तो इसका जो थीम है वो है आवर लैंड आवर फ्यूचर। मतलब इसका जो थीम है वो क्या है, आवर लैंड आवर फ्यूचर, मतलब हमारा जो ज़मीन है वो हमारा भविष्य है। तो ये इसकी थीम है, ठीक है। तो चलिए अब आगे जानते हैं कि जैसे UNCCD जो भारत में जो दिसंबर में जो COP16 होने वाला है, ये UNCCD उसका हिस्सा है। जो COP16 भारत में होने वाला है जो दिसंबर में, ठीक है। तो ये UNCCD का ही पार्ट है। जो अब जानते हैं कि इसमें भारत कब शामिल हुआ। तो भारत 1994 में UNCCD का हिस्सा हुआ, ठीक है। और 1996 में और जो 1996 में और ये फोर्स में एंटर किया। ये फोर्स में एंटर किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा COP14 हुआ था, जो COP14 हुआ था वो भारत में होस्ट किया था, न्यू दिल्ली में। तो ये होस्ट कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में होस्ट हुआ था, जो कि भारत ने सबसे पहले इसे होस्ट कराया था। COP14 को भारत में होस्ट कराया था न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब इसका एम जान लेते हैं कि इसका एम क्या है, ठीक है। जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, जैसे मरुस्थल बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए
कौन सी मुहिम चलाई जाए, कौन से तकनीकों को अपनाया जाए जिससे कि डेजर्टिफिकेशन कम हो। इन सारी चीज़ों के लिए ये बनाया गया है, जिससे कि मिट्टी की जो उत्पादकता है वो बढ़े, जो ज़मीनें हैं वो मरुस्थल में ना चेंज हो, मतलब डेजर्ट में ना चेंज हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए बनाया गया है। अब भारत की बात करें तो भारत में अगर इसरो के अकॉर्डिंग, जो इसरो का डेटा है उसके अकॉर्डिंग कहा जाए तो भारत का 1/3 जो लैंड है, इंडिया का जो 1/3 लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू इसरो, मतलब इसरो के अकॉर्डिंग जो भारत का 1/3 जो ज़मीनें हैं वो मरुस्थल में बदल चुकी हैं। तो इंडिया ने इस चीज़ को रिकवर करने के लिए, जो मरुस्थल से रिकवर होने के लिए उसने एक स्कीम चलाई है, बोन चैलेंज। क्या है? बोन चैलेंज। गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है, बोन चैलेंज। अब इसमें क्या है कि जो ज़मीनों को वापस से रिस्टोर करना, मतलब जो ज़मीनें डेजर्ट मरुस्थल बन चुकी हैं उसको वापस से रिस्टोर करना। ठीक है, तो रिस्टोर कैसे होगा? तो गवर्नमेंट ने एक टाइम डिफाइन किया है कि मतलब 150 मिली हेक्टेयर की जो लैंड है उसे रिस्टोर करना है, उसके रिस्टोर करेगा 2020 तक। ठीक है, जो इतना लैंड है उसको रिस्टोर किया जाएगा। और जो इसके बाद का जो है वो मतलब 2030 तक क्या होगा कि टोटल 350 मिली हेक्टेयर, सॉरी 350 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड को रिस्टोर किया जाएगा। और इसका जो डेट दिया गया है वो डेट दिया गया है 2030 तक। ठीक है, 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर लैंड को रिस्टोर कर लिया जाएगा। अब ये जानते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये ज़रूरत क्यों है इसकी। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि हमें कुछ भी, अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं, हमें कुछ भी चाहिए, हमें हमारी सबसे ज़्यादा चीज़ें जो डिपेंड है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ज़मीन, हमें लैंड चाहिए, फर्टाइल लैंड चाहिए जिससे कि वो हो सके। तो ज़्यादातर केमिकल यूज़ करने पे, जैसे यूरिया और अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करने से क्या होता है कि जो ज़मीन की उत्पादकता है, मिट्टी की उत्पादकता है वो कम होने लगती है और एक टाइम पे वो ख़त्म हो जाती है। फिर उस ज़मीन पे कुछ हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाते। ठीक है, तो इससे क्या होता है, तो हमें इसको रोकने के लिए हमें सॉइल की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाने के लिए, सॉइल को उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, ताकि ये मरुस्थल में ना बदले। ठीक है, खाद्य सुरक्षा की हमें ठीक है, उसके बाद हमें खाद्य सुरक्षा, मतलब कि जैसे हम जितने ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं केमिकल वाले, उसके जगह हम वर्मी कंपोस्ट जैसे ऑर्गेनिक कंपोस्ट का, हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का हम यूज़ करें। ठीक है, तो उसकी जगह जैसे हम यहाँ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी ना, खाद्य सुरक्षा इसकी सुनिश्चित होगी। फिर जैसे जैसे जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे, जो होंगे, उसके बाद कार्बन सिंक होगा, मतलब कार्बन को सिंक, मतलब जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ में जैसे पेड़ क्या करता है, कार्बन को और CO2 को एब्जॉर्ब करता है और फिर ऑक्सीजन देता है। तो इन सभी चीज़ों को वो करेगा। और फिर इसके बाद जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो अगर जानते हैं कि जहाँ पे पेड़ पौधे ना हों, अगर वो ज़मीन अनफर्टाइल है, वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, तो वहाँ की जो क्लाइमेट है उसमें भी चेंज आने लगेंगे। तो मतलब उसके लिए भी हम क्लाइमेट चेंज जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। ठीक है,
अब जानते हैं कि इसमें कौन-कौन से इश्यू आ सकते हैं, मतलब अगर ये चीज़ चल रही है तो मतलब कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इस चीज़ को रिकवर करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप इश्यू को देखें तो सबसे पहले आ जाएगा आपको फंडिंग के बारे में, मतलब कि इसकी जो खर्चेस हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, वो कैसे मैनेज हो, मतलब क्या कहाँ कितना लगेगा, क्या होगा, इसमें सबसे पहले हमें इश्यू आ सकते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा है आपका कि डेटा अवेलेबल, कि मतलब कितना क्या क्या चीज़ कैसे होगा, कितना डेटा, इन सभी का जो डेटा है कि इतने लैंड के लिए इतने हमें एक्सपेंसेस करने होंगे, तो डेटा अवेलेबिलिटी हमें बहुत ज़रूरी है इसकी, ठीक है। फिर इसके बाद हम जो है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कैसे कि दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में कि जो UNCCD है वो क्या होता है, और कॉप जो 16 है वो किस थीम पे बेस्ड है, वो क्यों ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखें। अगली वीडियो में हम और कोई टॉपिक्स ला के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।